नमस्कार दोस्तों। चलिए आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत कविता बर्चेस की गहराइयों में उतरते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये कविता है किस बारे में, कैसे ये सच और सपनों, जवानी और बुढ़ापे और यहाँ तक कि जमीन और आसमान के बीच एक गजब का बैलेंस बनाती है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कविता की शुरुआत ही इन कमाल की लाइनों से होती है। कवि कहता है कि जब भी वो बर्च के पेड़ों को झुका हुआ देखता है ना, तो उसे ये सोचना अच्छा लगता है कि कोई लड़का उन पर झूल रहा होगा। और यहीं पर बिल्कुल शुरुआत में ही कविता का जो मेन आइडिया है वो हमारे सामने आ जाता है। एक तरफ है कल्पना, जो कवि सोचना चाहता है, और दूसरी तरफ है असलियत, कि पेड़ असल में क्यों झुके हैं। लेकिन अपनी कल्पना में खो जाने से ठीक पहले फ्रॉस्ट हमें हकीकत की जमीन पर ले आते हैं। वो एक साइंटिस्ट की तरह हमें सच बताते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इन पेड़ों के झुकने की एक असली, एक वैज्ञानिक वजह है, जो किसी लड़के के झूलने से कहीं ज्यादा ताकतवर और परमानेंट है। और जरा देखिए, फ्रॉस्ट इस सच्चाई को भी कितने खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। वो बताते हैं कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो पेड़ों पर जमी बर्फ क्रिस्टल शेल्स की तरह, मतलब क्रिस्टल के खोल की तरह टूटकर बिखर जाती है। और ये बर्फ ऐसी लगती है मानो हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास हो, जैसे किसी ने कांच के ढेर लगा दिए हों। मतलब फ्रॉस्ट के शब्दों में तो हकीकत भी किसी जादू से कम नहीं लगती। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे हमें समझना होगा। एक तरफ है लड़के का खेल, जो हल्का फुल्का और टेम्परेरी है, और दूसरी तरफ है बर्फीले तूफान का असर, जो बहुत भारी और हमेशा के लिए है। कवि हमें यही बताना चाहता है कि सच का, यानी ट्रूथ का जो असर होता है वो हमेशा के लिए रह जाता है। वो एक गहरा निशान छोड़ जाता है। इन लाइनों में कवि इसी परमानेंट असर को और भी साफ कर देता है कि एक बार जब ये पेड़ बर्फ के भारी बोझ से बहुत देर तक झुक जाते हैं तो दे नेवर राइट देमसेल्व्स, मतलब वो फिर कभी सीधे नहीं हो पाते। ये झुके हुए पेड़, आप कह सकते हैं कि जिंदगी की उन मुश्किलों की तरह हैं जो हम पर एक ऐसा निशान छोड़ जाती हैं जिसे हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इस कठोर सच्चाई को जानने के बाद भी कवि क्या चुनता है? वो जानबूझकर अपनी कल्पना को चुनता है। एक ऐसी वजह सोचना पसंद करता है जो उसे ज्यादा खुशी दे। ये असलियत से एक छोटा सा एस्केप है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ चीजें थोड़ी आसान और खुशनुमा हैं, जहाँ कंट्रोल इंसान के हाथ में है। दो एक लड़के को इमेजिन करता है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो शहर से इतना दूर है कि उसे बेसबॉल जैसा खेल खेलना भी नहीं आता। उसका खेल क्या है? वही जो वो अपने आसपास ढूंढ लेता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। वो अपने पिता के पेड़ों पर झूल झूल कर उन्हें झुका देता है, उन पर काबू पा लेता है। ये लड़का अकेलेपन में भी अपनी खुशी और अपना हुनर खुद ही ढूंढ लेता है। और देखिए, इस लड़के का झूलना कोई मामूली काम नहीं है। इसमें एक कला है, एक पूरी तकनीक है। वो बहुत ध्यान से ऊपर चढ़ता है, अपना बैलेंस ऐसे बनाता है जैसे कोई कप को लबालब भर रहा हो, और फिर पैरों को आगे करके हवा में छलांग लगा देता है। ये बर्फीले तूफान की जबरदस्त ताकत से बिल्कुल अलग है। ये तो हुनर, कंट्रोल और मजे से भरा हुआ है। और फिर आती है कविता की वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। यहाँ कवि ये राज खोलता है कि सिर्फ किसी लड़के की कल्पना नहीं, बल्कि ये तो उसकी अपनी याद है। वो कहता है, मैं भी कभी इन पेड़ों पर ऐसे ही झूलता था और मैं सपना देखता हूँ कि काश मैं फिर से वही बन पाऊं। अब ये कविता सिर्फ एक नज़ारे के बारे में नहीं रही, ये कवि की अपनी एक गहरी इच्छा और उसके बचपन की याद बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़े वयस्क कवि के लिए पेड़ पर झूलने की ये याद इतनी जरूरी क्यों है? वो वापस क्यों जाना चाहता है? आखिर ऐसा क्या है उस बचपन में? इसका जवाब हमें इन लाइनों में मिलता है। कवि कहता है कि वो तब वापस जाना चाहता है जब वो जिंदगी की उलझनों और चिंताओं से थक जाता है, और जब जिंदगी उसे एक पाथलेस वुड की तरह लगने लगती है, मतलब एक ऐसा जंगल जिसमें कोई रास्ता ही ना हो। ये जो पाथलेस वुड है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। ये उस एहसास को दिखाता है जब हम बड़े होकर जिंदगी में एकदम खोया हुआ महसूस करते हैं, जब कोई सीधा रास्ता समझ नहीं आता, जब हर कदम मुश्किल लगता है और जिंदगी बहुत कंफ्यूजिंग और दर्द भरी लगने लगती है। और इसी पाथलेस वुड से बचने के लिए कवि कहता है कि वो कुछ देर के लिए इस दुनिया से, इस धरती से दूर जाना चाहता है। तो अब बर्च के पेड़ों पर झूलना सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये अडल्ट लाइफ की परेशानियों से एक टेम्पररी एस्केप, एक छोटी सी छुट्टी का सिंबल बन गया है। लेकिन, और ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, वो हमेशा के लिए भागना नहीं चाहता। वो कहता है कि वो दूर जाकर फिर वापस आना और नए सिरे से शुरू करना चाहता है। उसका मकसद भागना नहीं है, बल्कि रिफ्रेश होकर एक नई एनर्जी के साथ जिंदगी में वापस लौटना है।
तो कविता का जो फाइनल मैसेज है वो इसी बैलेंस पर टिका है। बर्च के पेड़ पर ऊपर जाना मानो स्वर्ग की ओर जाना। जिंदगी की परेशानियों से एक छोटी सी छुट्टी है, एक रूहानी सुकून का पल है। लेकिन उतना ही जरूरी है वापस धरती पर आना, जहां हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा प्यार है और हमारे असली तजुर्बे हैं। ये एक साइकिल है। फ्रॉस्ट बहुत साफ साफ कहते हैं कि प्यार के लिए सही जगह तो धरती ही है। उनके लिए जिंदगी की सारी अच्छी चीजें, खासकर प्यार, इसी दुनिया में मिलती हैं। इसीलिए वो हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं रहना चाहते, उन्हें यहीं वापस आना है। और कविता इन कमाल की लाइनों के साथ खत्म होती है, दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। यानी ऊपर जाना भी अच्छा है और वापस आना भी अच्छा है, दोनों में ही एक भलाई है। और जो आखिरी लाइन है, वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, इसका मतलब है कि जिंदगी में इससे कहीं बुरे रास्ते भी हो सकते हैं। सच तो यह है कि इस तरह का बैलेंस बनाना कल्पना और हकीकत के बीच, स्वर्ग और धरती के बीच जीने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब आपकी जिंदगी आपको एक पाथलेस वुड जैसी लगती है, एक बिना रास्ते वाले जंगल की तरह, तो वो क्या चीज़ है जो आपको बैलेंस ढूंढने में मदद करती है? आपके लिए बर्च स्विंगिंग का काम क्या करता है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसी ही और कविताओं और लिटरेचर को गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।